हेलो नमस्कार, मैं स्वाति रंजन राजेश्वर विद्यापीठ में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हैं। चलिए एकलव्य बैच के माध्यम से यूपी का जो है क्वेश्चन कराया जा रहा है सॉल्व। तो देखिए आज हमारा कौन सा सेट है, कौन सा पेपर सॉल्व कराया जाएगा। आज हमारा 18/6/2018 का शिफ्ट सेकेंड और सेट नंबर 11 का पेपर सॉल्व कराया जा रहा है। तो आइए चलिए बिना देर किए जो है अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य छाटिए। अशुद्ध वाक्य के विषय में पूछा गया कि कौन सा वाक्य जो है अशुद्ध है। तो देखिए पहला हम देखते हैं कि वाक्य क्या है, कृष्ण जी के अनेकों नाम में। देखिए पहले तो यहाँ अनेकों जो है गलत दिया है, ये होना चाहिए अनेक, ठीक है। तो आप देखिए यही आपका जो है गलत हो गया। दूसरा देखिए पुस्तक बहुत ही उपयोगी होती है जो है बहुवचन को दर्शा रहा है, तो यहाँ दिया है पुस्तक, पुस्तक ना होके क्या हो जाएंगे, पुस्तकें। पुस्तकें बहुत उपयोगी होती हैं, ठीक है, तो ये भी आपका हो गया गलत। शोभना बहुत ही मीठा गाती है, मीठा नहीं गाती है, गाना मीठा नहीं, यहाँ मीठा आपका जो है गलत दिया है। यहाँ क्या होना चाहिए, शोभना बहुत मधुर गाती है, ठीक है, तो ये भी आपका गलत हो गया। तो देखिए ये क्वेश्चन है आपका क्या है, गलत है। अशुद्ध गलत दिया है ना, तो अशुद्ध वाक्य क्या है, कुछ भी नहीं है। तो चलिए आगे देखिए दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, तीसरा सद्भावना। सद्भावना में कौन सा समास है, सद्भावना में कौन सा समास है। देखिए सद्भावना, सद्भावना का अर्थ क्या होता है, सच्ची भावना। सद्भावना का अर्थ होगा आपका सच्ची भावना, ठीक है। ये कौन सा समास होगा, ये होगा आपका कर्मधारय समास। पहला पद क्या होता है, विशेषण या विशेष्य होता है, ठीक है। इसका एक और उदाहरण देखिए जो है कर्मधारय समास का। नीलकमल, ये बहुत पूछता है, ठीक है, तो नीला कमल, ठीक है, ये क्या है, कमल की विशेषता बता रहा है कि कमल क्या है, नीला है, तो कर्मधारय समास हो गया, ठीक है। अव्यय भाव समास, अव्यय भाव समास क्या कहते हैं, जिसका पूर्व पद प्रधान होता है, अव्यय भाव बोलते हैं, ये बता चुकी हूँ, ठीक है। और तत्पुरुष समास क्या होता है, जिसका उत्तर खंड प्रधान हो, तत्पुरुष होगा। अद्वितीय समास क्या होता है, कर्मधारय समास का वह समास जिसका पहला पद संख्यावाचक हो, उसे कहेंगे द्वितीय समास, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से भाववाच्य, निम्नलिखित में से भाववाच्य का उदाहरण दीजिए। भाववाच्य, ठीक है, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, कृत्यवाच्य, भाववाच्य और कर्मवाच्य, ठीक है। जहां कर्ता की प्रधान होता है, ये देखिए पहले वाच्य, वाच्य के प्रकार, कृत्यवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। जहां क्रिया का वह रूपांतर जहां क्या होता है, भाव की प्रधानता होती है, वहां भाववाच्य होता है। तो देखिए कहाँ है इसमें क्वेश्चन में भाववाच्य की प्रधानता कहाँ दिखाया गया। अब चला जाए रवि आम चूसता है, मोहिनी पत्र लिखती है, शीला से खाया नहीं जाता है, खाया नहीं जाता है क्या है, भाव को दर्शा रहा है, तो क्या हो जाएगा आपका आंसर, आपका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। यहाँ जो है भाववाच्य से संबंधित क्वेश्चन है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। मुदित मनोहर मानस देख पंक्ति में अलंकार क्या, अलंकार से संबंधित क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। मुदित मनोहर मानस, म, ठीक है, जब किसी पंक्ति में एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हो उसे क्या कहते हैं, अनुप्रास अलंकार कहते हैं। तो यहाँ म की जो है 3 बार इसकी आवृत्ति हुई है, 3 बार इसको रिपीट किया गया है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका अनुप्रास अलंकार, ठीक है। अब देखिए यमक अलंकार क्या है, जब कोई एक शब्द एक से अधिक बार आए और उसका अर्थ जो है भिन्न भिन्न हो तो उसे क्या कहेंगे, यमक अलंकार कहेंगे। यमक अलंकार का उदाहरण, एक ही शब्द एक से
अधिक बार आए, ठीक है। और अर्थ क्या हो उसका, भिन्न भिन्न हो तो यमक अलंकार कहते हैं। उदाहरण क्या है इसका, कनक कनौती सौगनी मादकता अधिकार, जो खाए बौराए से जो पाए बौराए, ठीक है। उसके बाद देखिए आपका क्या है, आपका है रूपक। रूपक अलंकार किसे कहते हैं, जब किसी की जो है रूप रंग आकार, ठीक है, आकार रंग और गुण के आधार पे, जब किसी की रूप आकार रंग और गुण के आधार पे दूसरी वस्तु से, किसी वस्तु की आकार रंग रूप और आकार रंग और गुण के आधार पे दूसरी वस्तु से तुलना की जाती है, तो वहां क्या होता है, उपमा अलंकार होता है, ठीक है। उपमा अलंकार होता है वहां पे। और अब क्या बचा आपका, रूपक अलंकार, ठीक है। रूपक अलंकार किसे कहते हैं ये भी देख लीजिए। रूपक अलंकार उसे कहते हैं जब उपमेय को उपमेय और उपमान को एक ही मान लिया जाए, ठीक है। यहाँ तुलना नहीं हो रही, एक ही मान लिया जाए, एक ही दिखाया जाए, तो क्या होता है, उपमेय और उपमान को क्या किया जाए, एक ही मान लिया जाए, तो रूपक अलंकार हो जाता है। इसका उदाहरण क्या हो जाता है, उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग। ये जो है आपका पूछ भी सकता है, ये पंक्ति देगी और आपको पूछ भी सकता है कि ये कौन सा अलंकार है, तो आप बताइए कि रूपक अलंकार है। अगला क्वेश्चन, नेताजी ने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, किसने कहा था, इसे सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, ठीक है। तो बताइए कौन सा चिन्ह लगा है। देखिए पहले हम देखेंगे कि सबका क्या है, ये पूर्ण विराम का चिन्ह क्या होता है, ठीक है। अल्प विराम का चिन्ह ऐसे होता है, प्रश्नवाचक, जब पंक्ति में प्रश्न पूछा जाए प्रश्नवाचक ऐसे होता है। उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। देखिए उद्धरण चिन्ह दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, एक ऐसे और एक ऐसे, ठीक है। ये कहाँ लगते हैं, जब जो इनके अंदर जो पंक्ति दी है उसको क्या कहते हैं, उसको चेंज नहीं कर सकते, उसको बदल नहीं सकते हैं, वहां उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो इन्होंने क्या कहा, नेताजी ने कह दिया है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तो ये क्या है आपका, ये है आपका उद्धरण चिन्ह, ठीक है। आंसर हो जाएगा आपका सी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, वीर रस का अस्थाई भाव क्या होता है। वीर रस जो है, मूल रस कितने प्रकार के, 8 हैं, जो भरत मुनि ने माना है कि रसों की संख्या कितनी है, 8 है, ठीक है। तो वीर रस का अस्थाई भाव क्या होगा, वीर रस का अस्थाई भाव क्या होगा, वीर का अस्थाई भाव होता है उत्साह, ठीक है। और रति ये क्या है, ये अस्थाई भाव है, किसका है, श्रृंगार रस का, श्रृंगार रस का अस्थाई भाव होता है, ठीक है। श्रृंगार का अस्थाई भाव आपका हो जाएगा रति। और श्रृंगार रस जो है दो प्रकार के होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार, ठीक है। ये भी दो प्रकार के होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार, ठीक है। अब देखिए आप, क्रोध, क्रोध किसका है, ये भी इसका हो जाएगा आपका, क्रोध का जो है आपका क्या होगा, रौद्र जो है, रौद्र का ये अस्थाई भाव हो जाता है क्रोध, ठीक है। और शोक, शोक किसका अस्थाई भाव है, यह है करुण रस का,
करुण रस का अस्थाई भाव होता है शोक। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। वह काम नहीं करता है वाक्य में अव्यय पद क्या है? अव्यय, अव्यय बताना है। अव्यय, अव्यय क्या होते हैं? अव्यय वह पद होते हैं जिसपे किसी कर्तालिंग कारक वचन किसी का प्रभाव नहीं पड़ता है, उसे अव्यय कहते हैं। तो देखिए अब अव्यय यहाँ क्या हो सकता है, किस पे जो है इन सब चीजों का प्रभाव नहीं पड़ सकता है, वह काम करता। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? नहीं। नहीं क्या है? अव्यय है। ठीक है, किंतु, परंतु, ये सब क्या है? ये सब हैं आपके अव्यय। अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए अगला क्वेश्चन हमारा बताना है कि कौन सा छंद है। छंद से संबंधित क्वेश्चन है। दामिनी दमक रह न घनमाय खल कै प्रीति जथा थिर नाई। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे? मात्रा लगाकर देखेंगे कि ये कौन सा है। मुझे तो पता है कौन सा है, लेकिन देखिए आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। ठीक है, कितना हुआ? 2 2 4 2 6 2 8 9 10 11 12 13 14 15 16। कहाँ गलती हो गया? दामिनी 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। दामिनी दमक रह घनमाई। देखिए यहाँ 9 शब्द गलत दिया है। ठीक है, इसलिए जो है मात्रा में गलती हो रही है, नहीं तो यहाँ 16 ही आपका आता। और देखिए खल कै प्रीति, तो यहाँ देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है, ये भी तो क्या है? ठीक है, 2 2 4 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। देखिए ये नहीं होना चाहिए था, ये गलत दिया है। कुछ इसमें जो है स्पेलिंग में मिस्टेक हुआ है, कहीं ना कहीं मिस्टेक हुआ है। ठीक है, तो ये 16 16 पद क्या हो जाएंगे? चौपाई। चौपाई का मैंने बताया है ना, इसमें क्या होता है? चौपाई में 4 चरण होते हैं। ठीक, पहला और तीसरा चरण क्या होता है? एक जैसा तुक होता है, और दूसरे और चौथे चरण में एक जैसा तुक बैठता है। ठीक है, और उसके अंत में क्या होता है? जगड़ और तगड़ आता है, और पंक्ति के जो है यति पे समाप्त होती है। इसे क्या बोलते हैं? चौपाई कहते हैं। 4 चरण होते हैं, सभी में 16 16 मंत्राएं होती हैं। ठीक है, और इसका जो है तुक एक जैसा बैठता है। ठीक, तो क्या हो जाएगा आपका? चौपाई। समया क्या होता है? देखिए समया जो है 22 से लेके 26 तक की जो मात्राएं आती हैं उसमें जो है वर्ण आते हैं, उसे समया कहते हैं। ये बहुत मतलब लंबा पड़ जाएगा समझाने पे, लेकिन इतना समझिए 22 से लेके 26 तक के जो वर्ण आते हैं उसे समया कहते हैं। और समय जो है ये होते हैं 48 प्रकार के। ठीक है, इनके प्रकार होते हैं 48। ठीक, दोहा और आपका सोठा अभी कल के क्वेश्चन में था। ठीक है, लेकिन देखिए दोहा क्या होता है? दोहा क्या होता है? दोहा पहले और इसमें भी क्या होगा? 4 चरण होंगे, पहला और आपका तीसरा, दूसरा और चौथा। पहला और तीसरा क्या हो जाएगा? आपकी 13 13 मात्राएं हो जाएगी। दूसरे और चौथे में 11 11 मात्राएं हो जाएंगी।
ठीक है, दोहा में। और सोठा क्या होता है? सोठा इसका विपरीत होता है, उल्टा होता है। इसका पहले और तीसरे में 11-11 मात्राएं होती हैं, दूसरे और चौथे में क्या होती हैं? 13-13 की मात्राएं होती हैं। ठीक है, तो हो गया ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन से शब्द री की मात्रा का उपयोग हुआ है? ठीक है, ये क्या होता है ये पहले जानिए। ये आपका जो है ह्रस्व स्वर होता है। ह्रस्व स्वर के अंतर्गत आता है। देखिए कहाँ इसका प्रयोग हुआ है? क्रिया, क्रिया में नहीं हुआ है। र है, वर्षा में भी नहीं हुआ है, रिपु में भी नहीं हुआ। कहाँ हुआ है? वृष्टि। आंसर हो जाएगा डी। इसका मात्रा ऐसे ही लगाते हैं, ऐसे करके। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, स का उच्चारण स्थान क्या है? देखिए पहले तो जो है ऑप्शन ही उतना सही से आपका नहीं दिया है। ठीक है, ऐसे नहीं होना चाहिए। अब बस दिया है कि कंठ, कंठ में क्या होता है? कंठ क वर्ग वाला कंठ हो जाएगा आपका। ठीक है, ऐसे तो ठीक से दिया ही नहीं है। ठीक है, मूर्धन्य हो जाएगा आपका ट वर्ग, त वर्ग आपका हो जाएगा दंत तालु। ठीक है, ताला भी आपका च वर्ग। तो ऐसे ये सही से दिया नहीं है। देखिए क वर्ग, च वर्ग, ठीक है, और दंत आपका क्या है? त वर्ग, मूर्धन्य आपका है ट वर्ग। ठीक है, ये ऐसे होना चाहिए था, कंठव्य व्यंजन। ठीक है, तालव्य, इसको जो है ऐसे लिखना चाहिए था। जैसे जो स होता है वो क्या होता है? वो आपका तालव्य व्यंजन में आता है, तालव्य व्यंजन। तो अगर ऐसे कुछ नहीं दिया है तो उदाहरण हम इसको यही मानेंगे, लेकिन आता है तालव्य व्यंजन में, जिसमें क्या होता है आपका च वर्ग आता है। ठीक है, च वर्ग प्लस य प्लस स, तब ये आपका आंसर उठाएगा, सही होगा। ठीक है, तालव्य व्यंजन में च प्लस य प्लस स। और कंठव्य व्यंजन में क्या होगा? कंठव्य, इसको ऐसे बोलेंगे कंठव्य, तब कंठ व्यंजन, तब आपका ये हो जाएगा क वर्ग प्लस आपका क्या हो जाएगा? ह। ठीक है, ऐसे क्या हो जाएगा आपका? अब आपका आया दंत व्यंजन में क्या हो जाएगा? त वर्ग, ऐसे नहीं होता है, दंत व्यंजन। ठीक है, इसमें आप क्या हो जाएगा? त प्लस और क्या होगा? और होगा आपका न प्लस ल प्लस स। इसको आंसर जैसे दंत दंत करके नहीं देना चाहिए था। ठीक है, उसके आपका मूर्धन्य होता है, मूर्धन्य व्यंजन। क्या हो जाएगा आपका? मूर्धन्य व्यंजन में त वर्ग पूरा ट ठ ड अ, ठीक है, प्लस र, ये हो जाएगा षटकोण वाला स। ठीक है, लेकिन ऑप्शन यही दिया है तो आप इसको तालू मार सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द छाटिए। तद्भव शब्द क्या है? ठीक है, तद्भव शब्द क्या होते हैं और तत्सम शब्द क्या होते हैं? तत्सम वही होता है, फिर से एक बार बता देती हूँ, जो संस्कृत से सीधे हिंदी में आता है। तत्सम और बिगड़ा हुआ रूप होता है, उसे बोलते हैं तद्भव। ठीक है, तो हमारा तद्भव शब्द क्या हो जाएगा? कपूर।
कपूर क्या होगा हमारा? तद्भव। और इसका हम देख लेंगे कि तत्सम क्या होगा, क्योंकि ये क्या है? तत्सम शब्द है, तो इसका हम तत्सम देख लेंगे। ठीक है। और पक्ष, पक्ष का हम तद्भव देखेंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा? पंख। और मयूर क्या है? तत्सम है, तो इसका हम तद्भव क्या देखेंगे? मोर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। सब कुछ जानने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? जो सब कुछ जानता हो, सर्वज्ञ। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन। कौन से शब्द में र व्यंजन नहीं है? ठीक है, र किसमें नहीं है? मात्र, मात्र में देखिए र है। ठीक है, ये क्या है? इसमें भी देखिए र है, इसमें भी र है, तो किसमें नहीं है? इसमें नहीं है। ये जो है, ये इसको र ना समझिए, ये हस्वधर अस्वर जो होता है रे, इसका लगता है। ठीक है, उत्थान शब्द का विलोम बताइए। विलोम से संबंधित क्वेश्चन है हमारा। उत्थान का विलोम क्या होगा? उत्थान का विलोम होगा हमारा पतन। ठीक है, उत्थान उद्भव किसी चीज का, पतन पतन हो जाना। ठीक है, संज्ञा का भेद नहीं है। देखिए संज्ञा, संज्ञा क्या होती है? संज्ञा को इंग्लिश में कहते हैं नाउन। ठीक है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध कराए उसे क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या नहीं है इसमें? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, ये क्या है? ये सब संज्ञा नहीं है। ये सब संज्ञा है क्या नहीं? निजवाचक। निजवाचक आपका संज्ञा नहीं है। संज्ञा कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है। ठीक है, आपका व्यक्तिवाचक दिया ही है, जातिवाचक दिया ही है, भाववाचक दिया ही है। ठीक है, और आपका क्या हो जाएगा जो छूट गया है? समूह वाचक संज्ञा, और 5वां द्रव्य वाचक संज्ञा। ठीक है, संज्ञा ये आपकी। निजवाचक क्या है? ये आपकी संज्ञा नहीं है। देवता शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है, देवता शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या? सुर, अमर, देव, सुधाकर। अच्छा, तो क्या देखिए, सुर, अमर, देव और सुधाकर, ये तीनों क्या हैं? ये देवता के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, क्या नहीं है? सुधाकर। सुधाकर शब्द जो है ये देवता के पर्यायवाची नहीं है। किसके हैं? देखिए, सुधाकर किसका है? सुधाकर जो है चंद्रमा का पर्यायवाची है। चंद्रमा, चंद्रमा, हिमांशु, सुधांशु। ठीक है, राकेश, ठीक है, सुधांशु, ये सब क्या है? नाम से याद करिए तो याद रहता है तो वैसे बहुत और भी, लेकिन ये क्या है? सब देखिए, हिमांशु, सुधांशु, राकेश, ये सब क्या है आपके?
ये आपके नाम है, ये इसलिए आसानी से याद हो जाएंगे, ठीक है। और क्या हो सकता है, एक देखिए शशि भी होता है, ठीक। एक आपका हो जाएगा कलानिधि, ये भी क्या है, ये सब चंद्रमा के सुधाकर के पर्यायवाची हैं, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग शब्द है जो पुरुष का जो है, पुरुषकर्ता का जो बताए उसे क्या कहेंगे, पुल्लिंग। तो देखिए वचन, हानि, प्यास, बचत, ये सब क्या है, वचन आपका पुल्लिंग है, ठीक है। सही अर्थ वाला शब्द युग्म नहीं है। अच्छा देखिए अनिल और अनल, क्या हो जाएगा, अनिल का अर्थ क्या होता है, हवा, और अनल का क्या होता है, आग। तो देखिए ये तो सही है, ठीक है। अली, अली कल वाले क्वेश्चन में भी ये आया था, ठीक है। अली का भौरा हो गया, अली का सखी हो गया, आपका ये भी सही है। आदि और आदि, आदि का मतलब होता है आरंभ होना, और आदि मतलब किसी चीज का आदि हो जाते हैं, अभ्यस्त हो जाते हैं, ठीक है। तो ये भी आपका सही है। अब क्या है, जलज और जलद, द का अंतर है, ठीक है। जलज क्या होता है, कमल, कमल का पर्यायवाची होता है ना जलज, और जलद क्या होता है, ये होता है आपका बादल, बादल का पर्यायवाची होता है। तो ये क्या दिया है, समुद्र, ये आपका क्या है, युग्म गलत है, ठीक है। आंसर हो जाएगा आपका डी। सदा ही बहुवचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द है, ये भी क्वेश्चन आपका रिपीटेड है, ठीक है। सदा बहुवचन में कौन से शब्द प्रयोग होते हैं, दर्शन, दर्शन, आंसू, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पत्र शब्द का अर्थ नहीं होता है, देखिए पत्र शब्द का अर्थ पत्ता होता है, पंख भी होता है, देखिए, और चिट्ठी भी होती है। आपका आंसर क्या होगा, डी, लेख आपका नहीं होता है, ठीक है। पंख शब्द समझ के ना सोचिएगा कि जो है उड़ने वाले पंख हैं, नहीं, इसका अर्थ होता है पत्र का पंख। हरिमोहन अपनी बहन को पुस्तक देता है, वाक्य में रेखांकित पद में कारक है। हरिमोहन अपनी बहन को पुस्तक देता है, ठीक है। अच्छा बहन को पुस्तक देता है में क्या हो जाएगा आपका, कर्म कारक हो जाएगा, कर्ता ने कर्म को, ठीक है। ये होता है ना, देखिए ये होता है, तो क्या हुआ, हरिमोहन अपनी बहन को पुस्तक देता है, ठीक है। क्या देता है, पुस्तक देता है, इसमें हो जाएगा आपका कर्म कारक। अगला क्वेश्चन, सदैव शब्द में संधि विच्छेद क्या है, देखिए संधि, अच्छा सदैव में बताना है कि कौन सी संधि है, ठीक है। तो हम इसको जो है विच्छेद करके देख लेते हैं, संधि को तोड़ के। क्या हो जाएगा सदैव का, सदा धन एव, अर्थात सदैव, ठीक है। क्या हुआ, अ प्लस ए, तो हम जानते हैं कि जब अ और आ के बाद ए और या ओ अ आए तो क्या हो जाता है, ए का आय हो जाता है, ठीक है। ए या आए तो इसका क्या हो जाता है, आय हो जाता है। और अ या आ के बाद ओ या अ आए तो क्या हो जाता है, अ हो जाता है। उसे कौन सी संधि कहते हैं, उसे कहते हैं वृद्धि संधि, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा आपका
वृद्धि संधि। आगे देखते हैं। क्या आप घर भी जाएंगे वाक्य में रेखांकित पद हैं। आप देखिए कौन सा शब्द होगा, संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम, क्रिया। ठीक है, तो आप जानते हैं कि संज्ञा के स्थान पे जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं सर्वनाम। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा सर्वनाम। चलिए अगला क्वेश्चन, ये हो गया। प्रत्येक शब्द में कौन सा उपसर्ग है। उपसर्ग क्या होता है, जो शब्द के आगे लगता है और उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है, उसे उपसर्ग कहते हैं। प्रत्यय वो होता है जो शब्द के पीछे लगता है और उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है, प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, तो देखिए प्रत्येक, प्रत्येक दिया हुआ है ना, प्रत्येक क्या हो जाएगा, प्रतिधन एक। ये तो चलिए इसकी संधि है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, उपसर्ग क्या हो जाएगा आपका प्रति। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। अगला, वैज्ञानिक शब्द में प्रत्यय लगा है। देखिए प्रत्यय से संबंधित, अच्छा उपसर्ग से संबंधित क्वेश्चन था, ये क्या है, प्रत्यय से संबंधित क्वेश्चन। अभी मैंने आपको बताया प्रत्यय पीछे लगता है, तो देखिए वैज्ञानिक, वैज्ञानिक शब्द में कौन सा प्रत्यय होगा। वैज्ञानिक में हो जाएगा आपका एक प्रत्यय होगा। बहुत दिनों बाद दिखने का अर्थ क्या होता है, बहुत दिनों बाद दिखने के लिए मुहावरा जो यूज किया जाता है वो क्या होता है, ईद का चांद होना। ठीक है, बहुत ही प्रसिद्ध मुहावरा है ये। धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, लोकोक्ति है, इसका अर्थ क्या होगा, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। ये भी बहुत जो है कहा जाता है। कहीं ठौर ठिकाना ना होना, न इधर के हुए न उधर के हुए, इसी से बोलते हैं न खुदा ही मिला न विशाले सनम। ठीक है, न इधर के हुए न उधर के, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। चलिए इससे जो है स्किप करते हैं। देखिए गोदान, हर पेपर में मैंने गोदान के विषय में चर्चा की है कि गोदान जो है प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद की बहुत ही जो है प्रसिद्ध रचना है गोदान। ठीक है, तो किसकी है ये गोदान, मुंशी प्रेमचंद की है। ठीक है, और अज्ञे की भी काफी रचनाएं बता चुकी हूँ आपको। शेखर एक जीवनी, चलिए लिख देते हैं एक बार और। ये 2 पार्ट में है। ठीक है, नदी के द्वीप। ठीक है, इनकी अब देख लीजिए, और जैनेन्द्र की देख लीजिए, कुछ जैनेन्द्र की जो है प्रसिद्ध रचनाएं देख लीजिए कौन कौन सी है। अपना भाग्य, ठीक है,
दूसरा देखिए, दो दो चिड़िया एक दिन, और हाँ एक और इनके जो है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। नीलम देश की राजकन्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये बहुत प्रसिद्ध है इनकी, नीलम देश की राजकन्या, ये पूछ भी सकती है जैनेन्द्र की। ठीक है, इसको मिटाते हैं और देख लेते हैं जो है नागार्जुन की भी कुछ रचनाएं जान जाते हैं। नागार्जुन की रचनाएं देखिए, दुखमोचन, बाबा बटेश्वर नाथ, ठीक है। पृथ्वीनाथ की चाची, और भी बहुत हैं। महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कृति पे मिला था? अच्छा, महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस पे मिला था? यामा के लिए, ठीक है। अज्ञेय जी को किस कृति पे ज्ञानपीठ मिला था? देखिए, कितनी नाव में कितनी बार, ठीक है। उर्वशी के रचनाकार कौन है? उर्वशी की रचनाकार है रामधारी सिंह दिनकर। चलिए ठीक है, क्वेश्चन हमारे समाप्त हुए, ठीक है। अगला देखते हैं कि अगला पेपर कौन सा है, कल सॉल्व कराया जाएगा। और आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए प्लीज।